हेलो गाइस, आज बहुत दिनों बाद एक की वीडियो स्टार्ट करें दोबारा से। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर लिया था, पर मेरा फोकस था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं 3-4 चैप्टर या कम से कम मिनिमम 2 चैप्टर 7 तो रेड करा दूं। बट हुआ क्या, चैप्टर 7 मैंने आपको मार्क कराया था एंड उसके इमीडिएटली ये वीडियो बनाने के बाद, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। पूरा 1 वीक लग गया मेरे को फीवर में। तो आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक वीडियो, क्योंकि मेरी गले की थोड़ी आवाज़ भी प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैं बड़ी मुश्किल पढ़ा ही पा रहा था बच्चों को। सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद फिर मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, बट उसके आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं क्या एग्ज़ाम्स के बीच में आप लोगों को वीडियोस भेज के डिस्टर्ब ना करूँ। तो 1 वीक आपके एग्ज़ाम्स ले गए, 1 वीक में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सो आज से स्टार्ट करेंगे। आज से आपको वीडियोस डेली मैं भेजने की ट्राई करूँगा। एक आध दिन गैप हो जाए तो हो जाए। पहले ऑल्टरनेट डेज आती थी, अब डेली आएंगी, ताकि कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये 15-20 मिनट की डेली वीडियो आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, बड़ी बड़ी नहीं आएंगी, ठीक है ना। वो बात एक ही पड़ जाती है। तो हमने एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि कॉन्टीन्यूटी बन जाए। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। इसमें हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वर्क के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में। जो मैंने मार्क कराया था, ये वाला पोर्शन मैंने कहा था रीड कर लो। बेसिक कंसेप्ट में पहला जो आपका कंसेप्ट है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ वर्कर। वर्कर जो है किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है अपने पैसा कमाने के लिए। फिर इसकी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, या आप रीड भी कर सकते हैं। कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर ये वर्कर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, 3 तरह की 1 2 3 पॉइंट्स हैं। अगर वर्कर की डेफिनेशन आती है तो इसमें देखो, इसको आपने याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। इस बार का जो आपका एग्जाम्स का पैटर्न है चेंज हो गया। केस स्टडीज़ आने वाली हैं एंड MCQs आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो दैट्स इट। आप इसको रट्टा मार लोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। इंस्टेड आप इसको अच्छे से रीड करो 3 से 4 बारी, और कंसेप्ट समझो। जो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कंसेप्ट्स अगर समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। बोर्ड ने स्पेसिफिकली ये कह दिया, CBSE ने स्पेसिफिकली कह दिया कि इस बार आपको बड़े बड़े आंसर पेल पेल के नहीं लिखने, आपको ब्रीफ आंसर लिखने हैं, छोटे आंसर लिखने हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। तो टू द पॉइंट आंसर तभी लिख पाओगे जब क्वेश्चन समझ आएगा। अगर मान लो वर्कर का क्वेश्चन आता है तो आप सारा कुछ वर्कर के ऊपर लिख दो, तो वो नहीं चलेगा। आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि वर्कर के ऊपर क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ उसी बात का आपने आंसर लिखना है, उसी के आपको मार्क्स मिलने हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पूरा पूरा पेज रट्टा मार लिया, वहाँ जाके पूरा पेज तो लिखने को आना नहीं। इंस्टेड आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझो, और नहीं समझ आता तो मेरे को रीच करो, क्योंकि ये जैसी बुक कंप्लीट होगी माइक्रो के लिए, मेरा मन है कि पहले ये फटाफट से बुक कंप्लीट कर ले। फिर माइक्रो के 3 चैप्टर बचे हैं, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट मैं अपने घर पे कराऊँ, आपको बुला के, ऑनलाइन ना कराऊँ, ताकि ज़्यादा सरलता हो पढ़ने में। एंड उसके बाद मैं चाह रहा था कि रिविजन्स जो हैं वो ऑफलाइन की जाएँ, चाहे मेरे घर पे हो या ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हो। वीडियोस में रिवीजन नहीं होगी, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि हमने वीडियोस में लाइव ऑनलाइन क्लासेस करेंगे या ऑफलाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ कोरोना। तो उस हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सैम्पल पेपर्स की, 10 ईयर्स की, बोर्ड्स की तैयारी करेंगे लास्ट के 2 महीने। चलिए, ये आपको मार्क कराया था नंबर ऑफ़ वर्कर्स। सिर्फ आपने ज़रा सा इसको नॉर्मल यहाँ से लर्न ना करके, आप ऑब्जेक्टिव्स में से अगर कोई क्वेश्चन हो वहाँ से लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेबर फोर्स की डेफिनेशन, लेबर फोर्स का मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वो क्या कहते हैं, नोटेशन, न्यूमेरिकल नहीं आता। ये लेबर फोर्स के अंदर वर्क फोर्स आ गई। वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में क्या फ़र्क है आपको यहाँ से पता लग जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने लास्ट बार बता दिया डिटेल में, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बताए थे उस टाइम, और यहाँ पे हमने वीडियो स्टॉप कर दी थी। आज हमने पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट से, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये हम बचपन में 6th 7th 8th 9th में इकोनॉमिक्स में SST में पढ़ चुके हैं। बट वही बात है कि हमको पुराना इतना ज़्यादा याद नहीं रहता, तो एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होता है टू अर्न अ लिविंग, जिसमें हम इन्वॉल्व होकर पैसा कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? अपना घर चला सकें, अपने घर का खर्चा उठा सकें। एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक्टिविटी आप इंक्लूड कर सकते हो जिससे आप पैसा कमाते हो। अब वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है? 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है। फ्लो चार्ट आपके सामने है। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जी, और एक होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। और आगे फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के सब पार्ट्स हैं। ये A पार्ट हो गया आपका, रेगुलर वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आप।
सबसे पहली चीज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि नाम बता रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, मैंने खुद का अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, मैं अपने आप से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जॉब करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो वेज एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो खुद, अगर डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है खुद के घर पे, या खुद की कोई रेंट पे जगह ली है, या खुद की जगह खरीदी हुई है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज का ध्यान, ओन रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा जी, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना कुछ भी। अगर मेरी खुद की गाड़ी है, मैं स्कूल में कैब लगा रखी है, मेरी खुद की कैब है, तो वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन अगर मैं एज अ ड्राइवर किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं वेज एम्प्लॉयड हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके अंदर अबाउट 52% वर्कफोर्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो बेसिकली आपको इंडियन इकॉनमी जो बुक है उसमें ऐसी परसेंटेज से नंबर बहुत मिलेंगे, ज़्यादा डिटेल में इससे मत जाया करो। ऑब्जेक्टिव्स में 1-2 क्वेश्चन होंगे, वही लर्न कर लिया करो। कितने नंबर याद करोगे यार, कभी 20% आया था, कभी 70% आया था, कभी 5% आया था, कितने परसेंट याद रखोगे? इंसेप्ट कंसेप्ट पे जाओ, ठीक है ना। आपने याद रखना यार, अबाउट 52% कह रहा है ना, मतलब इंडिया की आधी आबादी, सिंपल सी बात, 50% आधी आबादी सेल्फ एम्प्लॉयड है। कंसेप्ट याद कर लो कि इंडिया की आधी आबादी सेल्फ एम्प्लॉयड है, परसेंटेज अपने आप बन जाती है। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। खाली आदमी ही नहीं, औरत, लेडीज़ भी, फीमेल्स भी, वीमेन भी सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस वगैरह वगैरह, अपना खुद का काम करने वाली, ट्यूटर्स, टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर टीचर खुद के घर में एज ए टीचिंग प्रोफेशन करा रही है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यूट्यूब पे पढ़ा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो स्कूल में जॉब करती है तो वेज एम्प्लॉयड है। In case of self-employment, a person makes use of own land, own labor, own capital, own entrepreneurship, make a living. खुद का घर, खुद की लेबर मतलब खुद की एक्सपर्टीज़, खुद ही पढ़ाना, खुद ही काम करना, सब कुछ लेबर वर्क खुद करना, कैपिटल खुद का पैसा, खुद के एसेट्स, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, खुद की कंपनी, टू मेक अ लिविंग। किसी के यहाँ जॉब नहीं करते आप, तो ये शॉपकीपर, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिजनेस भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि बिजनेस वाला खुद को एम्प्लॉय करता है, खुद की फैक्ट्री होती है उसकी। तो बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स एंड डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स वगैरह, ट्यूटर्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ व्हाट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट? An arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return। जो कहीं और नौकरी करता है, अपनी चीज़ को सेल करता है, एंड अर्न अ वेजेस इन रिटर्न, उसे बोला जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वेज एम्प्लॉयमेंट 2 तरह की होती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट को डिटेल पढ़ते हैं। वर्कर्स, इसमें क्या था, इसके खुद की ओन लैंड लेबर। अब वर्कर्स के खुद के लैंड लेबर कैपिटल नहीं होती। कोई बंदे ने किसी और शॉपकीपर ने दुकान खोली, आप वहाँ पे काम कर रहे हो। किसी और डॉक्टर ने क्लिनिक खोला, आप वहाँ से एज ए कंपाउंडर हो या असिस्टेंट डॉक्टर हो। किसी बंदे ने कोचिंग सेंटर खोला है, आप वहाँ पे एज अ टीचिंग नौकरी पे पढ़ा रहे हो। तो ये they offer their labor services to others and in return get wages। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर रनिंग ओन क्लिनिक, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, और उसके यहाँ कोई अगर वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है तो वेज एम्प्लॉयमेंट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा MCQ में कि यार ये बंदा खुद की अपनी कंपनी में काम कर रहा है, खुद की कंपनी खोली है, तो बताओ इसमें आता है। तो आपको कंसेप्ट अगर याद होगा तो आप आंसर लिख दोगे यार खुद की कंपनी में खुद काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन रट्टा मारा होगा तो वहाँ जाके किससे पूछोगे भाई? तो इससे अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान दो, रट्टे पे ध्यान मत दो। वेज एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर एंड कैजुअल, और इन 2 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड का ए पार्ट है, सेकंड का ए पार्ट लिख लीजिए। वेज एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पार्ट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, व्हेन अ वर्कर इज इंगेज्ड इन समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। उसको हर महीने पैसा मिलता है, हर हफ्ते पैसा मिलता है। रेगुलर पेड एम्प्लॉय, पेड वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिस इज़ द मेन फोकस, ठीक है जी। वर्कर्स आर हायर ऑन अ परमानेंट बेसिस एंड ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें खाली सैलरी ही नहीं मिलती, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पेंशन मिलती है, उनको अलाउंस मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, आने जाने का ट्रेडिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ये सब एक अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हो। एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, घर में रहने के अलाउंस, घूमने के अलाउंस वगैरह वगैरह। तो रेगुलर वर्कर्स अकाउंट फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडिया। अब ये फिर वही नंबर आ गया है, मैंने टिक तो कर दिया है, बट देख लेना भैया, याद होता है तो कर लेना, रट्टा लगता है तो लगा लेना, अदरवाइज इस पूरी बुक में इतने सारे नंबर हैं, कितने याद करोगे? तो मेन कंसेप्ट याद कर लो बस, ठीक है।
कैजुअल वर्कर्स, वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट रेमुनरेशन फॉर द वर्क डन। अब ये ऊपर वाला था, ये इसकी नौकरी पक्की है, ये सुबह जाता है रात को आता है, हर महीने तनख्वाह पाता है रेगुलर बेस पे। ये कभी कभी इसको काम मिलता है, रेगुलर बेस पे इसको काम नहीं मिलता, ये काम करेगा उतने पैसे ले लेगा छुट्टी। फॉर एग्जांपल जैसे तिलक नगर में सुबह सुबह जाओ तो जो तिलक नगर मेट्रो के नीचे बहुत सारे आपको भैया मिल जाएंगे जो पेंटिंग का काम, मतलब वाइट वॉश का काम करते हैं, घरों में मजदूरी करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, कुछ ना कुछ उनको काम, हाथ का फर्नीचर का काम करते हैं। तो उनके वो बैठे रहते हैं दोपहर तक, अगर किसी के घर पे काम हुआ वो बंदा बुला के ले जाएगा, उनको काम मिल जाएगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ वो उनको कोई दिहाड़ी, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कैजुअली काम आ गया तो पैसा मिल जाएगा, काम नहीं आया तो भैया अपना बैठो आराम से, फिर रात को घर जाओ, कल के पैसे बच गए तो खा लो वरना भूखे सो जाओ। तो कैजुअल वर्कर्स नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस। मान लो मेरे घर पे मेरे को कुछ वाइट वॉश कराना है, मैं वहाँ से भैया को ले आया, उसको मेरा वाइट वॉश का काम मेरे घर पे 15 दिन के चला। अब 15 दिन तो उसको पता है कि मेरे को डेली पैसे मिलेंगे, 500-600 रुपये दिहाड़ी मेरे को मिलेगी कि 15 दिन के लिए, तो टेंशन नहीं है। लेकिन जब मेरे घर पे काम ख़त्म होगा फिर उसको नया घर मिलेगा। अब नया घर ये तो है नहीं कि उसको हाथ के हाथ मिल जाएगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर उसको हाथ के हाथ मिल गया तो फिर उसका काम शुरू, पैसे आने शुरू। अगर उसको मान लो 10 दिन तक उसको नहीं मिला तो क्या करोगे? जैसे लॉकडाउन हुआ तो कितने लोगों को काम नहीं मिला, तो वो कैजुअल वर्कर्स थे, उनके तो खाने के लाले हो गए, इसलिए वो माइग्रेंट होकर अपने गांव वापस गए। आपने देखा होगा कि लोग पैदल पैदल तक अपने घरों तक गए क्योंकि बसेस, ट्रेन्स वगैरह सब बंद था और यहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा था। बट जो रेगुलर थे उनको कम से कम कईयों की फुल सैलरी, कईयों की हाफ सैलरी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि वो रेगुलर थे, वो काम पे जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे, लॉकडाउन की वजह से बंद है लेकिन उनकी सैलरी आ रही है। जब लॉकडाउन खुला तो वो दोबारा काम पे गए, उनकी नौकरी पक्की थी। लेकिन इन लोग का क्या, ये लोग बेचारे मजबूर हो गए अपने गांव जाने के लिए क्योंकि इनके पास, ये तो कैजुअली काम करते हैं, रेगुलर बेस पे काम नहीं करते। काम आ गया तो पैसा आ गया, काम नहीं आया तो बैठो जी आराम से। तो इनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती, प्रोटेक्शन जैसे यहाँ प्रोविडेंट फंड पेंशन की प्रोटेक्शन थी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी, जॉब ही नहीं है तो सिक्योरिटी कहाँ से होगी? 15 दिन का काम मिला है कर लो घर जाओ, सोशल बेनिफिट्स नहीं होते। ये चारों चीज़ें ऊपर होती हैं, ये चारों चीज़ें नीचे नहीं होती। फिर से एक नंबर आ गया भैया, करना हो तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। उसके बाद ये भी एक नंबर है, करना हो तो कर लो, नहीं करना तो ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आएगा, वहाँ से लर्न कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि मैं आपको कितना फोर्स कर लूँ नंबर्स याद करने के लिए, अगले 3-4 पेजों तो नंबर्स ही नंबर्स हैं, मैं नहीं मार्क कराऊँगा। आपको मन हो तो कर लो, अगर ना हो तो ना करो। पेपर में आ जाए तो मेरे पीछे मत पड़ना कि सर आपने तो मना किया था, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दो, नंबर्स कितने याद कर पाओगे? ऐसे तो 10 चैप्टर इस बुक में हैं, सबके परसेंटेज, सबके नंबर याद हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो कर लो भैया, हम कौन होते हैं मना करने वाले, ठीक है जी। फिर ये नंबर आ गया, छोड़ो इसको, यहाँ पे आते हैं, ये भी नंबर ही हैं, मैं नहीं मार्क करा रहा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ रीड। अगर आपको मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। आयो जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या पढ़ा? एम्प्लॉयमेंट 2 तरह की, सेल्फ और वेज, और वेज के 2 तरीके, रेगुलर एंड कैजुअल। अब रीजन वाइज कैसे बटी हुई है? रीजन देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ये अकॉर्डिंग टू जेंडर है। जेंडर मतलब मेल कितने एम्प्लॉयड एंड फीमेल, तो नंबर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रीजन, ये भी फिर वही नंबर ही आ जाता है कि कितने रीजन में कितने एम्प्लॉयड है। तो ज़्यादा नंबर याद करने से अच्छा ना ये याद कर लो, इन केस ऑफ रूरल एरियाज सेल्फ एम्प्लॉयड workers are greater as majority of rural people are engaged in farming on their own plot of land। ये याद करना है कि रूरल एरियाज़, गाँव में सेल्फ एम्प्लॉयड की तादाद ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है? नंबर क्या है उसको छोड़ो, ग्रेटर याद करो। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तादाद ज़्यादा कहाँ पे है? हमने पढ़ा सेल्फ एम्प्लॉयड कितने इंडिया में 50%, तो बाकी ये दोनों कितने होंगे? ऑब्वियस बात है 50% होंगे, मतलब आधे आधे। तो आधे बंदे सेल्फ हैं, आधे बंदे वेज हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जब आधे हैं तो उसमें भी जो ज़्यादातर मात्रा है वो है मेजॉरिटी रूरल। रूरल मतलब गांव के लोग, वो ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं, तो वो फार्मिंग मतलब सेल्फ अपने खेतों पे काम करते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर जो गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको काम, हाथ का काम ज़्यादा आता है, पढ़ाई की डिग्रियां कम होती हैं। जब पढ़ाई की डिग्रियां कम होंगी तो नौकरी ऑब्वियस बात है कम मिलेगी, तो वो हाथ का काम, वाइट वॉशिंग, प्लम्बिंग, गाड़ी ठीक करना वगैरह वगैरह, स्कूटर पंचर लगाना, यही सब
सब काम जानते हैं, फर्नीचर का काम जानते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो काम किया, मिल गया काम, तो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपना खुद की दुकान खोली, स्कूटर मैकेनिक बन गए, गाड़ी के मैकेनिक बन गए, फर्नीचर की दुकान खोली, वेल्डिंग का काम कर लिया। तो ज़्यादातर रूरल एरिया के लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं या वो कैजुअल वर्कर होते हैं। देखो, इन केस ऑफ रूरल एरियाज कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर सेकेंड मेजर सोर्स। फर्स्ट मेजर सोर्स क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड क्या हुआ? रूरल, कैजुअल, क्योंकि इनको काम हाथ, वही बात है, पढ़े लिखे कम है, हाथ का काम ज़्यादा आता है। तो वाइट वॉशिंग आती है, प्लम्बिंग आती है, काम मिल गया तो पैसा मिल गया, काम नहीं मिला तो पैसा नहीं मिला। अगर आपको गाड़ी ठीक करना आता है, खुद की दुकान खोली तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गए। लेकिन गाड़ी ठीक करना आता है, दुकान खोलने का पैसा नहीं है, किसी की गाड़ी ठीक कर दिया तो पैसा मिल जाएगा, नहीं ठीक कर पाए तो जब गाड़ी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं मिली तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इस हिसाब से ऊपर भी देख लेते हैं कुछ, ऊपर कुछ खास है नहीं। चलो, रेगुलर जो है अर्बन एरियाज़ के बंदे ज़्यादातर रेगुलर सैलरीड होते हैं, क्योंकि रेगुलर वर्कर होते हैं। इनकी नौकरी जब लगती है तो पक्की लगती है, मतलब 4 साल, 3 साल, 5 साल, 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि इनके पास क्या होता है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, एजुकेशन डिग्री होती है। इनके ऊपर दोनों के पास डिग्री नहीं होती, इसलिए या तो कैजुअल वर्कर होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो इसलिए रूरल में ये दोनों फिक्स कर दो आप लोग, रूरल में ये मेजॉरिटी है और अर्बन में ये आपकी मेजॉरिटी है। ठीक है, रूरल के लिए ये दोनों फिक्स। मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बोर्ड में बहुत टाइम काम कम होता है, पढ़ाई कम होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो फटाफट से मार्क करो। रूरल में ये दोनों चीज़ें कैजुअल और सेल्फ में आती है, एंड अर्बन में रेगुलर वाले बंदे ज़्यादा होते हैं। कॉमन सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। बोर्ड में माइक्रो पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे। और मेरे को अभी भी पता है कि आप लोगों ने चैप्टर 4 मैक्रो के न्यूमेरिकल्स 2 से 3 बच्चों के तो मेरे पास पूरा का पूरा 104 क्वेश्चन का होमवर्क आया है, और उनके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाउट में निकले। मोता सिंह वालों के पेपर थे, तब भी उनका एक भी डाउट नहीं निकला मेरे से, और एग्ज़ाम में आप लोग परेशान भी हुए, मेरे को ये भी पता लगा है। तो भैया, जब घर पे पढ़ाई नहीं करोगे ना तो परेशान तो होगे। मैं पूरा हर वीडियो में कहता गया कि न्यूमेरिकल्स कर लो, मेरे को डाउट भेज दो। 30 से 40 क्वेश्चन तक आप लोगों ने किए, उसके बाद आप लोग थक गए कि और क्या करना है, सेम ही तो होंगे। उसके बाद ही तो असली कहानी शुरू हुई थी, मुश्किल क्वेश्चन तो उसके बाद शुरू हुए थे। तो कोई बात नहीं, अभी एक बार कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर घर बुला के आपको मैं तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक पॉजिटिवनेस होती है कि मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ। अगर आप में वो भूख नहीं है तो आपके अंदर वो भूख जगाएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि मिलके पढ़ाई अच्छी करें। जनवरी का महीना, फेब का आधा महीना और दिसंबर का महीना मिल के आपस में डिस्कशंस एंड पढ़ाई एंड टेस्ट वगैरह लेके बोर्ड्स की तैयारी करेंगे। बेटा, बोर्ड्स की तैयारी शुरू हो चुकी है, अगर आपको समझ आ रहा है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर आ चुके हैं, सीबीएसई का पैटर्न आ चुका है, और दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, और डेट शीट भी आपके दिसंबर में आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो पढ़ना शुरू कर दो बोर्ड्स के लिए। सिलेबस तो हो ही जाएगा, पर पढ़ाई शुरू कर लो। ये नहीं कि पेपर ख़त्म हो गए तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। 4 महीने 3 महीने हार्डली रह गए हैं। ज़िंदगी में आखिरी बार पढ़ना है, 3 महीने ढंग से लगा के पढ़ लो। कॉलेज में तो 1 महीना 2 महीना पहले पेपर की तैयारी करके पेपर दिए जाते हैं, पूरा साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मन लगा के पढ़ लो, 3 महीने अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वरना रोते रहोगे। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, हमने रीजन के थ्रू पढ़ा कि रूरल में कौन से लोग हैं। रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल ज़्यादा है, रेगुलर में अर्बन। ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं हमारी दुनिया में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी में किस तरह के काम किए जाते हैं? प्राइमरी में किए जाते हैं एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वारिंग, ठीक है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। टेरिशरी में ये सब काम किए जाते हैं। बट ये हमारा सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस है कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आपकी एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर में, माइनिंग में एंड क्वारिंग में, क्योंकि गरीब लोग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। रूरल पॉपुलेशन, विलेज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, फिर वो प्राइमरी सेक्टर में ही जाएंगे, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो आपका आता है, ये आता है सर्विस सेक्टर। देखो, आप पाई चार्ट भी चेक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकंड नंबर पे आपका है टेरिशरी सेक्टर, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो जॉब्स वगैरह करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह सर्विसेज, और ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। फिर वही बात है, कितना नंबर याद करोगे भैया? सिर्फ समझ लो कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है, क्या ऐसे है। ठीक है, रैंक समझ लो।
रूरल अर्बन हम लोग कर चुके हैं, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मारो गोली। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके MCQ पढ़ लेना वहाँ से पीछे से, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये सब छोड़ दो, बेकार काम है मेल फीमेल वगैरह का। ये ऐसे हम लोग मेल के बारे में बताए, फीमेल के बारे में बताया था, ऐसे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सब हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। ये सब छोड़ो, इनको मैं यहाँ रीड लिख रहा हूँ। रीड मतलब कहाँ से, पीछे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन मिल गया तो कर लेना, वरना रहने देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ हम वीडियो भी एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका इनफॉर्मल एंड ओके नहीं अभी और पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो रहा है और देश में ग्रोथ उसके अकॉर्डिंगली कैसे हो रही है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जॉबलेस ग्रोथ। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे जॉबलेस ग्रोथ को। ड्यूरिंग 1952 से 2010 तक GDP ऑफ इंडिया बहुत ग्रू हुई पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कि जितनी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली उससे ज़्यादा GDP बढ़ी। मतलब देश में प्रोडक्शन की ज़्यादा बढ़ी, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं मिला लोगों को। ठीक है, वगैरह वगैरह ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ना है आपने, द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज वाइडनिंग। मतलब गैप बढ़ रहा है, GDP बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से घट रही है, ये गैप बढ़ता गया। ठीक है। दिस ट्रेंड इज टर्म एज जॉबलेस ग्रोथ, कि हमारे देश की तो तरक्की हो रही है, GDP हर साल कुछ % से बढ़ रही है, पर क्या लोगों को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फिर जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही तो GDP कैसे बढ़ GDP ऐसे बढ़ रही है। जॉबलेस ग्रोथ रेफर टू सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में 10 बंदे काम करते हैं, मतलब एक फैक्ट्री में 10 बंदों को एम्प्लॉय किया हुआ है। ठीक है। और मैंने एक मशीनरी लगा ली बहुत अच्छी, ठीक है, 10 बंदों से ये मशीनरी चल रही है, काम चल रहा है और मेरी प्रोडक्शन हो रही है। फिर मैंने एक और मशीनरी ख़रीदी। अब ऑब्वियस बात है 10 बंदे ये मशीनरी चला रहे थे तो इस मशीनरी के लिए मेरे को और 10 बंदे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 6 बंदे और लगाए, क्योंकि इसमें कुछ बंदे फालतू थे, या नई मशीनरी के लिए 6 बंदे और कुछ मतलब इसमें कुछ बंदों के पास एम्पल टाइम खाली टाइम बच जाता था, वो बंदे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अब 16 बंदे मिलकर 2 मशीनरियाँ चला रहे हैं। ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन मेरी डबल हो गई। पहले मैं इतनी बना रहा था, मतलब पहले मैं आपको मान लो 1000 चीज़ें बना रहा था, अब मैं 2000 यूनिट बना रहा हूँ। 1000 + 1000 = 2000 यूनिट्स। अगर मेरी प्रोडक्शन डबल हो गई मतलब GDP बढ़ गई। लेकिन क्या 10 बंदों की एम्प्लॉयमेंट से 20 बंदों की एम्प्लॉयमेंट मिली? नहीं, एम्प्लॉयमेंट टोटल 16 बंदों को मिली। तो क्योंकि मशीनरी का, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का बहुत बेनिफिट है, एक ही बंदा बहुत सारे बंदों के काम कर लेता है। तो समझ में ये आ रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ जाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ती इंडिया में। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स नहीं मिल रही, तो जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। इट इज़ इन अदर वर्ड सिचुएशन व्हेन ओवरऑल एक्सेलरेशन, मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ रेट विदाउट कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये एक ही डेफिनेशन को 3 अलग अलग वे से दिखाया गया है, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। जब आंसर बड़ा है तो आप लोग यही तीनों लिख दो, वरना 1 मार्क का तो आपका तैयार है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स में बात एक ही कही गई है, कुछ नया नहीं बोला गया। संदीप गर्ग जी लैंग्वेज बदल के बच्चों से खेलते हैं, तो बात एक ही कही गई है। ठीक है। अब चेंजिंग स्ट्रक्चर है, हमने पता कर लिया, तो ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बना हुआ है। GDP आपकी बढ़ रही है ऊपर जा रही है, पर एम्प्लॉयमेंट रेट घट रही है। तो गैप देखो, पहले इतना गैप था, ये GDP ऊपर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर जाती है, नीचे होती है, ऊपर। पहले इतना गैप था, फिर गैप कम हो गया और लास्ट में आके गैप जो है आपका बढ़ गया। तो GDP बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट और GDP का गैप बढ़ रहा है। ठीक है जी, आपने नहीं याद करना, सिर्फ समझाने के लिए है। The development strategy of many countries including India have always aimed at reducing proportional people depending on agriculture। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी जो पिछले चैप्टर से पढ़ के आए हुए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं, उसमें होता है कि जितने पीपल एग्रीकल्चर पे हैं उनको वहाँ से रिड्यूस किया जाए और उनको इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाए, ताकि सारा बर्डन एग्रीकल्चर पे पड़ा हुआ है, सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से उठ के इंडस्ट्रीज़ पे खुद का काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। आजकल मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, खुद का। अगर आपके पास डिग्री है तो ये मत सोचो कि हमको जॉब मिले, उल्टा खुद का काम खोलो
और लोगों को जॉब दो, तो आप फैक्ट्री के ऊपर बर्डन बढ़ाने से अच्छा खुद की फैक्ट्री खोलो, तो वो ये कहते हैं। ठीक है, बाकी फिर ये नंबर आ गए, इसके ऊपर नहीं जाना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सालों से आता है, रुक के आता है, रेगुलर नहीं आता पर रुक के आता है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज़ नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। मतलब अगर कोई वर्कर या कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मेरी पक्की सैलरी है, मैं किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब करता हूँ, उसको वहाँ से हटा के कैजुअल वेज पे कि काम मिल गया तो पैसा मिल गया, काम नहीं मिला, कभी कभी काम मिला तो कभी कभी पैसा आ गया, कभी कभी काम नहीं, जितने दिन काम नहीं मिला उस दिन पैसा नहीं मिला। तो कई डिकेड्स में ये शिफ्ट हुआ है कि लोगों को नौकरियों से निकाला गया या उनकी खुद की उनके जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो काम थे वो बंद हो गए, तो उनको मजबूरी में कैजुअल वर्कर बनना पड़ा। तो क्या करते हैं मजबूरी में, इसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ये क्यों होता है, इसके रीजंस यहाँ पे लिखा है कि रीजंस जो हैं वो पावर बूस्टर में, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा बताया, तो मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक एग्रीकल्चर में बंदा है, सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाएगा, खेती करता है। अब खेतों का आपको हाल पता है, मौसम अच्छा हुआ तो उपज अच्छी होगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन आजकल इंडिया का मौसम आपको पता है, सर्दी में गर्मी, गर्मी में बारिश, बारिश में सर्दी, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, तो किसान बेचारा आत्महत्या कर देता है, उसके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। तो मजबूरी में हार के जो किसान का बच्चा है वो क्या बोलेगा, भैया मैं तो खेती नहीं कर रहा, मेरे बाबू ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, कर्जे के नीचे आके मैं और कर्जा ले लूँ, छोड़ो मैं शहर जाऊँगा, नौकरी करूँगा। अब ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कहाँ पे आ गया, नौकरी ढूंढने के लिए, सैलरीड बंदा बनने के लिए। लेकिन शहर में आया तो पता लगा कि यहाँ तो बेरोज़गारी बहुत है, काम मिलना तो बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी जो बंदे काम पे वैकेंसीज़ ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है। बेचारे ने सेल्फ एम्प्लॉयड था, सोचा कि रेगुलर बन जाऊँगा, सैलरी में जॉब करूँगा, जॉब तो मिली नहीं। फिर बेचारे को आखिर हार के तिलक नगर मेट्रो के नीचे खड़ा होना पड़ा कि भैया मेरे को तो फर्नीचर का काम आता है, मेरे को तो गाड़ी ठीक करना आता है, मेरे को तो वाइट वॉश करना आता है, मेरे को तो गटर साफ़ करना आता है, मेरे से काम करवा लो, मेरे को पैसे दे दो। तो ये शिफ्टिंग हो रही है क्योंकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आप लोग और हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, इतने पढ़ाई के पीछे पागल होते हैं, करते रहते हैं अच्छे कॉलेज में अच्छी डिग्री, अच्छा ये अच्छा वो, लेकिन हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर इस बात पे फोकस नहीं करता कि लोगों को, जैसे आप जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई की डिग्री के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आपके अंदर कोई पेंटिंग का, कोई ड्राइंग का, कोई प्लम्बिंग का, कोई फर्नीचर का, कोई कारपेंटिंग का, ये सब गुण आपको सिखाए जाए। म्यूज़िक का, वो नॉर्मल सी बात है, स्कूल में म्यूज़िक की क्लास हो जाती है लेकिन कोई सीखता नहीं है ढंग से। या फिज़िकल में, स्पोर्ट्स का कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर वोकेशनली पैदा किया जाए कि अगर आपके पास डिग्री भी हो और एक टैलेंट भी हो, मान लो डिग्री के बेस पे आपको ये काम नहीं मिला तो शायद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं बन पाए तो कैजुअल तो बन ही जाओगे ना। आपके पास टैलेंट है, आपको गाड़ी ठीक करना आता है, आपको फर्नीचर का काम करना आता है, आपको प्लम्बिंग का काम करना आता है। अभी जो आपकी नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई है 2020 में, उसमें इस बात पे गौर किया गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, डिग्री पे डिग्री ले जा रहे हैं। इतनी दुनिया में डिग्री लोगों के पास इकट्ठी होगी पर उतने काम थोड़ी हैं, उतने जॉब्स थोड़ी हैं। तो अगर डिग्री के साथ साथ कोई हाथ की स्किल, कोई एक्सपर्टीज़, कोई टैलेंट आप में है तो आप को नौकरी अगर नहीं भी मिलती, आप अपने बलबूते पे कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, आप अपने बलबूते पे कोई अपनी जॉब कर सकते हो, अपना दुकान खोल सकते हो, कुछ भी काम अगर आपके पास टैलेंट है। तो इसीलिए कैजुअलाइजेशन हो रही है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर बीच में से क्वेश्चन कोई आता है तो आप कर सकते हो। इसके बाद कल या परसों जो भी वीडियो आएगी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको ऑडियो क्लिप बना के सेंड कर दूंगा या मैं व्हाट्सएप कॉल पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।